मैं सवर्ण आवारा हूँ, विदेशी दुष्ट शक्तियों से बच भी जाऊँ, पर अपने ही संविधान, सरकारों व अपने ही नेताओं की उपेक्षा का मारा हूँ। नमस्कार, मैं जितेंद्र द्विवेदी, योग गुरु, सामाजिक कार्यकर्ता, उपाध्यक्ष, योग महासंघ। आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं, ये बहुत ही ज्वलंत और तत्कालिक परिस्थितियों में बहुत ही संवेदनशील और प्रासंगिक है। पिछले 80 सालों से सवर्णों को के साथ संविधान, लोकतंत्र और जातिवाद के नाम पर बहुत ही भेदभाव, अन्याय हो रहा है और उन्हें और उनके परिवारों को, बच्चों को पढ़ाई, नौकरी और राजनीति में आगे जो बढ़ने से रोका जा रहा है। 5000 साल की आंशिक कुछ अपवाद स्वरूप कुछ अज्ञानी और मूर्खतापूर्ण लोगों की दुहाई देकर 80 साल से हम लोगों को प्रताड़ित, शोषित और वंचित किया जा रहा है। पूर्वजों की सजा ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से पूर्वजों की गलतियों का आरोप लगाकर आज भी आगे की जनरेशन को, जेन जी को और जेन अल्फा के लिए एक बड़ी मुसीबत भविष्य के लिए तैयार की जा रही है। ये भूल जाते हैं कि पिछले 400 साल तक, 400-500 वर्षों तक अंग्रेजों और मुगलों के काल में जो शोषण हुआ है वो पूरे हिंदू समाज का हुआ, और जिसमें सबसे ज़्यादा शोषण SC OBC समाज का हुआ है। लेकिन प्राचीन साल वर्षों की जो ऊंचाइयां हैं, अच्छाइयां हैं, जो सभी समाज के जाति के लोग, राजा महाराजा, ऋषि मुनि, विद्वान, ज्ञानी बने, उनको भुला दिया जाता है और कमियों को गिनाया जाता है। खैर, वो इतिहास की बात है। लेकिन अब हम सब निर्णायक स्थिति में अपने और अपने बच्चों के आगे आने वाले भविष्य के संकटों को और देश और समाज में भी आने वाली समस्याओं से हम अपने सवर्ण समाज को भी और सरकारों को भी सचेत और सजग कर रहे हैं। अगर इन अन्यायपूर्ण आरक्षण को संशोधित और परिवर्तित नहीं किया गया तो यह देश की अखंडता और एकता के लिए भी एक संवेदनशील और समस्यापूर्ण स्थिति पैदा करेगा। क्या सवर्ण समाज के बच्चे गरीब नहीं हैं? क्या सवर्ण समाजों में लोग रिक्शा नहीं चला रहे हैं, मजदूरी नहीं कर रहे हैं, किसानी नहीं कर रहे हैं? क्या सवर्ण समाज के सारे लोग राजा महाराजा, नेता, अधिकारी हैं? या जिस समाज को आरक्षण दिया जा रहा है उसमें सभी के सब गरीब हैं, सबका शोषण हो रहा है, सबको वंचित किया जा रहा है? क्या वहाँ पर जज, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, IAS, IPS, मिनिस्टर होने के बाद भी उन्हें दलित, वंचित और पिछड़ा कहा जाएगा? क्या तर्कसंगत है, न्याय संगत है, तथ्यपूर्ण है? इसका सरकारों को जवाब देना ही होगा। सवर्ण समाज के हमारे भाई बहनों की हम उन्हें बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे, और समय आने पर हम वहाँ पहुँचेंगे भी कि वह अपने समाज की जो कष्ट सहे हैं स्कूल कॉलेज में, नौकरी में, और जो भेदभाव हो रहा है उन्हें, उसके लिए वो अपने अधिकारों के लिए वहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हैं। उनके आंदोलन को कमज़ोर करने की साजिश न की जाए, उन्हें बहलाया फुसलाया नहीं जाएगा। यह सभी खासकर सवर्ण नेताओं को अपने आँख कान खोल के सुनना चाहिए। क्या आप सभी पार्टियों के या नेतृत्व के चापलूसी करने के लिए बने हैं?
उनकी मक्खनबाजी करने के लिए बनाए गए हैं। आप जिस समाज से आते हैं उस समाज के दर्द को आप समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप और आपके परिवार, नाते रिश्तेदार सब संपन्न हो चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं, तो आपको ज़मीन दिख नहीं रही है। सवर्ण समाज की जो मांगें हैं, हम किसी भी SC, ST या OBC समाज के भाई बहनों की अधिकार की या उनकी आवश्यकताएं हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो उनकी परिस्थितियां हैं, उनके हक को हम नहीं मांग रहे हैं। हम सवर्ण समाज अपने बच्चों को, अपने परिवार के और अपने अधिकारों की बराबरी की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सभी समाज के लोग, भारत के सभी समाज के गरीब, वंचित, पिछड़े, दलित, जो वास्तव में व्यवहारिक रूप से, सामाजिक और आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से पीछे हैं, वो बराबर में आए। उन्हें भी पढ़ने का अधिकार मिले, स्वास्थ्य चिकित्सा पूरी मिले और समानता आए। सामाजिक न्याय कैसे स्थापित होगा जब कुछ लोगों को रिजर्व और कुछ लोगों को अनरिजर्व करेंगे। अमीर होने के बाद, संपन्न और समृद्ध होने के बाद कौन किसका शोषण कर पाता है, तब भी आप उन्हें रिजर्वेशन देंगे। और गरीब होने के बाद, जबकि सबसे ज़्यादा शोषण गरीब जाति का होता है, किसी जाति का नहीं होता है, गरीब का होता है, मजदूर का होता है, कमज़ोर का होता है शोषण। अगर स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो अगर आप किसी मोटे व्यक्ति को ज़्यादा खिलाएंगे तो भी कुपोषण होगा, और अगर किसी कमज़ोर व्यक्ति को पोषण नहीं देंगे तो भी कुपोषण का रोग होगा। तो आज देश कुपोषण के कुचक्र में फंसता जा रहा है। सवर्ण समाज के जो आरक्षण सुधारात्मक आंदोलन और क्रांति चल रही है, पूरे देश में मांग उठ रही है, उठनी भी चाहिए। और सभी सवर्ण समाज के लोगों को, जिस भी जो स्तर पे हैं, उन आंदोलनकारियों की और सवर्ण समाज के लिए मांग करने वालों की तन मन धन से मदद करनी चाहिए। अगर आज हम अपने समाज के लोगों के लिए खड़े नहीं होंगे तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कर कर फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और सुसाइड की स्थिति में जाएगी, और जा रही है। 80 साल से आरक्षण चल रहा है, लेकिन ना उसकी समीक्षा हो रही है, ना उसका सर्वे हो रहा है कि कितने इस समाज के लोगों को कितना लाभ मिला, कितनी जातियां गरीबी से ऊपर आ पाईं। उसकी जगह पॉलिटिकल रिजर्वेशन का फ़ायदा लेकर नोट और वोट की दम पर सबसे ज़्यादा आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं, या कुछ जातियों को फ़ायदा मिल रहा है। ज़मीन पर जाकर व्यवहारिक रूप में हर वर्ष, हर 5 साल, 4 साल में अलग अलग सरकारें नई नई जातियों को उसमें जोड़ती जा रही हैं। 80 साल से यही नहीं पता, अगर जाति के आधार पर आरक्षण खत्म करना था तो नई नई जातियां जुड़ कैसे रही हैं, आरक्षण का लाभ मिल क्यों नहीं रहा है, वो आज भी दलित क्यों हैं, गरीब क्यों हैं, वंचित क्यों हैं। ये प्रश्न बनता है आरक्षण समाज के लोगों को, जो जाति की राजनीति कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष के कोई भी नेता हो। ये तो अच्छी बात है कि कम से कम आरक्षण समर्थक OBC SC समाज के नेता अपने लोगों के लिए बात तो कर रहे हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं, जबकि उन्हें भी पता होना चाहिए कि जो पूरे देश में सवर्ण समाज की भी बहुतायत मात्रा में जनसंख्या है, वोट बैंक है, और वो भी वोट देते हैं तभी सरकारें बनती या बिगड़ती हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं, लेकिन सवर्ण समाज के सभी पार्टियों में बैठे हुए जो नेता हैं, एक आध को छोड़कर ज़्यादातर फेविकोल लगा के बैठे हुए हैं। उन्हें सदमा लग गया है, वो बहरे और अंधे और गूंगे हो गए हैं। जो पीड़ित, परेशान, शोषित लोअर और मिडिल क्लास के गरीब सवर्ण के बच्चे, या IIT IIM में भी जो थोड़ा संपन्न भी हैं, उन्हें भी फीस जब भरनी पड़ती है तो उन्हें लोन लेना पड़ता है। माँ बाप के ऊपर कितना कर्जा हो जाता है, बच्चों को अलग तनाव दबाव से गुजरना पड़ता है। ज़्यादा पढ़कर ज़्यादा नंबर लाने का बच्चे के ऊपर जहाँ एक तरफ प्रेशर होता है,
वहीं उसकी फीस भरने का प्रेशर माँ बाप के ऊपर उससे ज़्यादा होता है। तो कहीं माँ बाप सुसाइड कर लेते हैं तो कहीं सवर्ण समाज के बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। मैं अपनी पढ़ाई के समय मैंने ये आरक्षण में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का आरक्षण, ये दोनों पॉलिटिकल और गवर्नमेंट लेवल पे चल रहे हैं और इसका सबसे ज़्यादा जो पीड़ा है और सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो सवर्ण समाज के बच्चे झेल रहे हैं। मैं गरीब सामान्य परिवार से, किसान परिवार से आने के बावजूद विश्वविद्यालय में सेल्फ फाइनेंस कोर्स में बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके फीस भरता था, जबकि मेरे सामने ही ओबीसी और एससी समाज के बच्चे, हम इस भेदभाव जातिवाद नहीं मानते, सब हमारे मित्र तब भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। वो कार से और बाइक से आके 0 फीस पर या बहुत मिनिमम फीस पर पढ़ाई करते थे। हमारे नंबर 1 एवरेज में आने के बाद भी बहुत मुश्किल से एडमिशन होता था और उनके नंबर हमसे कम और आधे से भी कम होने के बावजूद एडमिशन हो जाता था। इस तरीके का भेदभाव, इस तरीके की दिक्कतें सामने आती रही। मैं कई जगह अपना इंटरव्यू देने गया तो बहुत जगह पर मुझसे मेरा इंटरव्यू अच्छा प्रतिभा योग्यता होने के बाद भी आरक्षण की जातिवादी सोच के नाम पर हमें डिरेल कर दिया गया। आज भी बहुत जगह हम अपने जिस क्षेत्र में हैं उन क्षेत्र में इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं कि हमारे साथ हमें आगे बढ़ने से रोका जाता है। तो ये मेरी कोई व्यक्तिगत जो मैंने झेला है, पीड़ा झेली है, आर्थिक सामाजिक रूप से भेदभाव, और हम लोग को बहुत सारा तमाम जगहों पर ऐसे स्कूल कॉलेजों में पढ़े हैं जहाँ ये बातें 5000 साल का गाना लगाकर आज के समय में अलग अलग तरीके से सवर्ण समाज को गाली दी जाती है। सवर्ण समाज का कोई आयोग नहीं है, एससी ओबीसी आयोग है, सवर्ण आयोग नहीं है। एससी ओबीसी के बच्चों के लिए फ्री कोचिंग है, सवर्ण समाज के गरीब वंचित बच्चों के लिए कोई कोचिंग नहीं है। इसके जिम्मेदार सभी सरकारें हैं और आज की वर्तमान सरकार भी है। सबसे ज़्यादा सवर्ण समाज का सहयोग आज की वर्तमान सरकारों को मिलता है। अगर वो भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे कि हर समाज के पूर्वज कह के गए कि चाहे बाबा साहब का उदाहरण है कि 10 साल तक आरक्षण रहेगा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी रहेगा, बाकी आगे समीक्षा और सर्वेक्षण करा के रिफॉर्मेशन उसमें किया जाए। गुरुजी जो आरएसएस के रहे, उन्होंने भी कहा जो संपन्न समृद्ध लोग हो जाएं उनको आरक्षण छोड़कर गरीब और अपने ही समाज के और सभी समाजों के लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। ऐसे सभी समय समय पर लोगों ने ये बातें कहीं, लेकिन उन्हें भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। हम सब की मांगे हैं कि जब सब पुलिस कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है तो एसटी एससी एक्ट की क्या ज़रूरत है। सामान्य घटनाएं आपस में, पास पड़ोस में, गांव देहात शहरों में किसी न किसी बात पर विवाद होता रहता है और ज़रा सी बातों को एससी एसटी एक्ट से एससी एसटी एक्ट की धमकी देकर उन्हें फंसाने का काम किया जाता है। बहुत सारे फर्जी मुकदमे में लोगों ने आया है मीडिया में कि बहुत सारे फर्जी मुकदमे में सवर्ण लोगों को फंसाकर उन्हें सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया गया। ईडब्ल्यूएस की जो दुहाई देते हैं, ईडब्ल्यूएस का ये झुंझुना ये सवर्णों के लिए नहीं है, सिर्फ अनरिजर्व्ड सीटों में, अनारक्षित में एससी ओबीसी एडमिशन भी ले सकता है, नौकरी भी ले सकता है और पॉलिटिकल सीट भी ले सकता है। लेकिन रिजर्व सीटों में जनरल कास्ट के लिए बैन है। वो उसमें ना एडमिशन ले सकता है, ना नौकरी ले सकता है और ना ही पॉलिटिकल चुनाव लड़ सकता है। ये भेदभाव नहीं है क्या? ये अन्याय नहीं है? आज 21वीं सदी में जब सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे इतना सारा बदलाव आ रहा है, तब भी अभी हम सब चीज़ों में जब नए हो रहे हैं, सब जगह सोच बदल चुकी है, तब भी अभी पुराना गाना ही
लगाकर उसकी दुहाई देकर राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे क्या? EWS जो 10% का झुंझुना पकड़ाया है, उसमें यूपी में तो 40 एज का भी बढ़ाया नहीं गया है, 40 साल तक का ही एज रखा है, वो भी आर्थिक आधार पे है। जब सब जाति के आधार पे है तो यहाँ आर्थिक आधार पर क्यों? और अगर ये आर्थिक आधार पे है तो सारा जाति के आधार पे क्यों? फिर सारा आर्थिक आधार पे करें। हम लोग तो उसकी ही मांग कर रहे हैं, और लोग ज़्यादातर आर्थिक रूप से ही जो पिछड़े होते हैं वही सामाजिक रूप से पिछड़े होते हैं। उन्हीं के साथ कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना। ताकतवर व्यक्ति को कौन प्रताड़ित करेगा, कौन पीड़ित करेगा, कौन उसको उपेक्षित कर सकता है? तो EWS में सभी को है, किसी भी वर्ग का व्यक्ति वो सीटों को ले सकता है या उसका फायदा उठा सकता है। तो EWS से काम। दूसरा, UGC रोल बैक। जब 2012 का कानून ऑलरेडी चल रहा था, किसी को किसी के साथ कोई किसी भावना इंटेंशन के साथ अगर कोई किसी के साथ भेदभाव करता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैंने ऐसे तो कभी देखा ही नहीं है। मैं पूरा विश्वविद्यालय तक पढ़ा हूँ, गांव के प्राइमरी स्कूल से। मैंने किसी के साथ कोई भेदभाव ना, मेरे साथ किसी तरीके का उस तरीके से बहुत स्तर पे भेदभाव हुआ। हालांकि इस रिजर्वेशन की जो वाइब्स हैं वो अनुभव ज़रूर हुई हैं और लोगों ने इस तरीके का हमारे साथ ज़रूर किया, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं किया। तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में उस उम्र में सब एक दूसरे से खाते पीते साथ में रहते हैं और छोटी छोटी बातों पर उम्र का असर होता है, लेकिन कोई जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। वो 2012 का कानून हटाकर UGC बोर्ड ने या UGC लोगों ने, कमेटी ने ये रोल बैक लाके वोट पाने के लालच में ये बनाया, जिससे आपस में यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक नई जंग छेड़ने का काम किया। इस UGC को रोल बैक किया जाए। इसके अलावा SC/ST एक्ट में संशोधन हो, सुधार हो या उसको बंद किया जाए। तीसरा, जाति के आधार पर आरक्षण समाप्त करके अर्थ के आर्थिक आधार पर, उसके सामाजिक पिछड़ेपन के और गरीबी के आधार पर आरक्षण दिया जाए। दिव्यांगों को आरक्षण मिले, किसी भी जाति धर्म के हों। महिलाओं को आरक्षण मिले, जो कमज़ोर वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। इसके अलावा योग्यता और प्रतिभा के आधार पर आरक्षण देना है। जो योग्य प्रतिभाशाली हैं, अगर उन्हें आगे नहीं आने देंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे, अगर योग्य ड्राइवर नहीं होगा तो ट्रेन और पायलट वो प्लेन कुछ भी चलाना हो जाके भेड़ दे। योग्यता प्रतिभा को पूरी दुनिया सम्मान दे रही है। आज जो सुपर पावर देश दुनिया में हैं वो इसलिए हैं क्योंकि वहाँ सुपर पावर लोग, योग्यता प्रतिभा, हर जाति में योग्यता प्रतिभा। ये कौन कह सकता है SC OBC में योग्य प्रतिभाशाली शिक्षित लोग नहीं? एक से एक विद्वान, टीचर से स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हुई है, बहुत विद्वान हैं। इनको सबको आगे प्रतिभा योग्यता के आधार पर आगे आया जाए और वो एक मुकाम हासिल करें, तो उन्हें पूरा अवसर दिया जाए। योग्यता प्रतिभा के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाए। और IAS IPS मिनिस्टर, जज, ये जो A क्लास के लोग हैं, अरबपति खरबपति लोग, इनके रिजर्वेशन को पूरी तरीके से SC OBC समाज जिन्हें रिजर्वेशन मिल रहा है समाप्त किया जाए। गरीब को आरक्षण मिले, विकलांग को आरक्षण मिले, सेना में जाने वालों को आरक्षण मिले, महिलाओं को भी एक स्तर तक आरक्षण मिले। जिन्हें आरक्षण संरक्षण की ज़रूरत है उन्हें देंगे, जिन्हें आरक्षण की कोई अब आवश्यकता नहीं है। भरे हुए पेट को ज़्यादा खिलाएंगे तो डायबिटीज होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, ओबिसिटी होगा, डिप्रेशन होगा, और खाली पेट को अगर नहीं मिलेगा तो वो भी एनीमिया हो जाएगा, उसको वो भी एंजाइटी का शिकार हो जाएगा और उसमें फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन होगा, और फिर ना वो समाज के लिए अच्छा होगा ना देश के लिए अच्छा होगा। इस तरीके की जो सवर्ण समाज की 80 साल से जिनका जो इस पीड़ा का शिकार हैं और उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, वोट बैंक और नोट बैंक के चक्कर में अपनी सरकार और अपनी राजनीति और अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो नेता हर पक्ष विपक्ष के जो खेल खेल रहे हैं, ये उनके भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं होता। आरक्षण के नाम पर आप अपने वंशवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, 3-3 पीढ़ी से राज कर रहे हैं, और जिनके नाम पर आप रिजर्वेशन कर रहे हैं उनकी एक पीढ़ी भी आगे संभर नहीं पा रही।
आप अपने परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक परिवार से 5-5, 6-6, 10-10 सांसद हैं, विधायक हैं, और केंद्र से लेके ग्राम सभा तक, अब जिला स्तर तक, सभी में एक ही परिवार के, एक ही समाज के, एक ही पार्टी के, संगठन के लोग सब बैठे हुए हैं, परिवारवाद बढ़ा रहे हैं, वंशवाद बढ़ा रहे हैं, जातिवाद बढ़ा रहे हैं, और जाति इमोशन, एक जाति का इमोशन का चूरन अफीम दे के भड़का के चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरे राष्ट्रवाद का चूरन दे दे के उन्हें आगे कर करके सब चीज़ों में फ़ायदा उठा लेते हैं, और फिर उन्हें उपेक्षित कर देते हैं, छोड़ देते हैं, देखते तक नहीं उनकी तरफ, उनके बच्चों की तरफ। तो ये अब नहीं चलेगा। अब जेन जी जाग चुका है, और आगे जेन अल्फा उससे भी खतरनाक होगा। सरकारों को, नेताओं को ये ध्यान देना होगा कि अगर अभी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए संविधान में सभी पक्ष विपक्ष के नेता बैठकर चर्चा करें, सकारात्मक रूप से चर्चा करें। जो मुद्दे हैं जनता के, उन्हें छोड़कर आपस में तू मैं हो रही है, व्यक्तिगत स्तर पे लड़ रहे हैं। जनता के लिए लड़ते लड़ते खुद आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। वो लगता ही नहीं कि केंद्र स्तर की राजनीति है या प्रदेश स्तर की राजनीति है, वो गांव स्तर की राजनीति में परिवर्तित हो जा रहा है। जनता के जो मुद्दे हैं उनमें चर्चा से भागते हैं और करोड़ों रुपया बर्बाद करते हैं। करोड़ों रुपया नेताओं सरकारों के ऊपर खर्च होता है, और जनता को उसके जब बात आती है तो असंतुलित होता है, अन्यायपूर्ण होता है। तो अगर इसको इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीज़ें बना भी लेंगे, लेकिन अगर देश अंदर से मजबूत नहीं होगा, सबको एक समान दृष्टिकोण से नहीं होगा, सबका साथ, सबका विकास नहीं होगा, तो सबका विश्वास कैसे जीत पाएंगे? ये सोचने का विषय है। मैं सभी जंतर मंतर पर और पूरे देश में तन मन धन से लगे हुए सभी सवर्ण समाज के सभी युवाओं को सैल्यूट करता हूँ। आप अपने अधिकार और अपनी मांगों के लिए समाधान तक लगे रहिए, और हम भी हर स्तर पर आपको सपोर्ट करेंगे। हम सोशल मीडिया के माध्यम से लिखकर, बोलकर आप लोगों की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। वो कोई व्यक्ति भी नेता नहीं है, वो कोई देशभक्त नहीं है, वो कोई भी समाज का सक्रिय व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिकारों के लिए, अपनी मांगों के लिए और अपनी समस्याओं के लिए सरकार, शासन और प्रशासन के लिए के प्रति के विरोध में आवाज़ ना लगा सके। आवाज़ जो मुद्दों पर है वही नेता है। नेता मुद्दे नहीं बनाते हैं, मुद्दे नेता बनाते हैं। इसलिए अगर सही नेता हैं तो सभी को आरक्षण में परिवर्तन, बदलाव समय के अनुसार लाना होगा, और सभी के हित की बात सोचनी होगी। वरना सवर्ण समाज किसी भी पक्ष विपक्ष, सरकार या नेता को सपोर्ट नहीं करेगा। जो सवर्ण समाज को सपोर्ट करेगा, सवर्णों का साथ देगा, उसी का सवर्ण समाज को साथ देना चाहिए और देना होगा। बाकी मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद सवर्ण समाज की जो वर्तमान परिस्थितियाँ, आने वाली भविष्य की, और जो हमने झेली हैं उनसे उनको रखना है। इसका बनाने का मकसद किसी अन्य समाज या आरक्षण पाने वाले व्यक्ति का विरोध या उसके हक को खाने का नहीं है। सबको साथ हो, सबका विकास हो, सबका विश्वास हो, तभी भारत विश्वगुरु बनेगा, सुपर पावर बनेगा। वरना न विश्वगुरु बन पाएगा, न सुपर पावर बन पाएगा। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार।